हेलो डिएवियंस, चलिए सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 14 को पूरा रिवाइज कर लेते हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो रहने वाला है जिसमें कि कम समय में हम लोग चैप्टर के हर टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे, जो कि आपके आने वाले बोर्ड्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे। आप इसको परचेज कर लीजिएगा। परचेज करने का लिंक यहाँ पर अवेलेबल है। व्यू प्रोडक्ट का आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको फ्लिपकार्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अभी वाला रिवीजन पीडीएफ आप हमारे वेबसाइट www.davguru.in से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस चैप्टर का टाइटल है द नेशनलिस्ट मूवमेंट, और इस चैप्टर में हम लोग 1870 से लेकर 1947 तक के इतिहास को पढ़ेंगे। मतलब टोटल 77 ईयर्स का हिस्ट्री हमें रिवाइज करना है। इस चैप्टर की कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ले चलते हैं चैप्टर नंबर 11 के एंड में, जहां पे हमने पढ़ा था कि 1857 की रिवोल्ट के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से पावर फिसलता जा रहा था। तब क्वीन विक्टोरिया इंटरवीन करती है, जो कि ब्रिटेन की महारानी थी, और वो लेकर आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में से पावर का ट्रांसफर हो जाता है क्वीन विक्टोरिया के हाथों में। मतलब ऑफिशियली ब्रिटेन हमारे ऊपर रूल करना स्टार्ट कर देता है। उससे पहले ब्रिटेन हमारे ऊपर रूल नहीं कर रहा था, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर रूल कर रही थी। ये बात है अगस्त 1858 की, और इसी समय ये पावर का ट्रांसफ़र हुआ था। और उसके बाद 1 नवंबर 1858 को क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन आता है। मतलब एक तरह से फरमान आता है जिसमें कि वो कहती है कि आज से हम लोग इंडिया के किसी नए राज्य को एनेक्स नहीं करेंगे, जितना हमारे अंडर है उतना ही अपने अंडर रखेंगे। इंडिया के रिलीजियस मैटर में हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और जो इंडिया के राजा महाराजा हैं, राजकुमार हैं, उनको भी हम लोग प्रोटेक्शन देंगे। ये फरमान वो इसीलिए लेकर आई थी ताकि इंडिया में जो उनके खिलाफ गुस्सा था, अंग्रेजों के खिलाफ जो गुस्सा था, उसको दबाया जा सके। तो कहानी का बैकग्राउंड इस्टेब्लिश हो चुका है। अब आपको आगे सब कुछ समझ में आएगा। अब चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को पढ़ते हैं। द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड विथ क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन ऑन नवंबर 1 1858, ये तो समझा ही दिए। गवर्नेंस पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1858, 1858 में सत्ता का हस्तांतरण हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में से पावर चले जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में। लेकिन भारत के लोग अभी भी संतुष्ट नहीं थे, उनमें अभी भी रिसेंटमेंट था, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 आया था, उसमें इंडियंस को अभी भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था, यानी कि भारत के लोगों को इंटरवीन करने का मौका अभी भी नहीं मिल रहा था। और यही वजह था जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत का कारण बना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इसी वजह से शुरू हुई। 1876 में एक पार्टी बनती है, इंडियन एसोसिएशन। ये पार्टी कलकत्ता में बनी थी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसको बनाने वाले थे। लेकिन ये पार्टी कलकत्ता से आगे बढ़ नहीं पाई, पूरे इंडिया में ये फैल नहीं पाई। और इसके अलावा और भी पार्टीज़ बनी थी, केवल यही पार्टी नहीं थी, और भी पार्टीज़ बनी थी जो कि अपने आप को गवर्नमेंट का हिस्सा बनाना चाहती थी। वो हमेशा स्ट्रगल करते रहती थी, लेकिन वो सब फेल होती गई, वो पूरे इंडिया में फैल नहीं पाई। फिर जाकर बनती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये काफ़ी हद तक अपने आप को पूरे इंडिया में स्प्रेड करने में सक्सेसफुल रही। कांग्रेस पार्टी का गठन दिसंबर 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था, जो कि खुद एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल थे। पहली मीटिंग इसकी रखी जाती है बॉम्बे में, और इसके प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। यहाँ पर इन दोनों पर्सनैलिटीज़ के नाम आपको याद रखने हैं कि ए.ओ. ह्यूम ने पार्टी बनाई थी, और इस पार्टी का जब पहला मीटिंग हुआ था, उसके प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। इस पार्टी को टोटल 72 एडुकेटेड इंडियन डेलीगेट्स का सपोर्ट था। जब पार्टी बनी थी तो उसमें 72 मेंबर्स थे, ये भी आप याद रखिएगा। पार्टी बनी तो इसके कुछ डिमांड्स रहे होंगे। 1885 में पार्टी बनी थी, और 1905 तक के जो मेन डिमांड्स थे उसी को बुक में लिस्ट आउट करके बताया गया है। हर डिमांड को आप अच्छे से समझिएगा। पहला डिमांड था रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस फॉर द होल कंट्री। पूरे देश के लोगों के लिए ऐसे रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं जिसके मेंबर भारत के लोगों के द्वारा ही चुने गए हों, और वो मेंबर्स कानून बनाने में सहभागी बने। मतलब अंग्रेज अपने मन से जो कानून कुछ भी बना देते थे ना, वो नहीं चलेगा। भारत के लोग चुनकर आए और कानून बनाने में वो भी अपना योगदान दे। दूसरा मांग था क्रिएट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन ऑल प्रोविंसेस। जितने भी प्रांत थे उसमें एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनना चाहिए, और जो भी लोकल मुद्दे हैं वो पहले प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में डिस्कस होगा, और उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो उस पर निर्णय लेगी। तो इस तरह का एक सिस्टम बनाने का उनका दूसरा मांग था। तीसरा है रिक्रूट इंडियंस फॉर हायर पोजीशंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। पहले प्रशासन में इंडियंस को हायर पोजीशन पे नहीं भेजा जाता था, उनको भी भेजा जाए, ये उनकी तीसरी मांग थी। नेक्स्ट है होल्ड सिविल सर्विसेज एग्जाम इन इंडिया। भारत में भी सिविल सर्विसेज एग्जाम कराए जाएं, जिससे कि भारत के जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको भी भारत के सरकार में काम करने का मौका मिल सके।
नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट्स। भारत के जो इंडस्ट्रीज तबाह कर दिए गए थे बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, अब तो ब्रिटेन का शासन हो गया था, तो उनसे मांग रखी गई कि आप उन इंडस्ट्रीज को दोबारा से शुरू करवाइए। स्टॉप द ड्रेन ऑफ वेल्थ टू ब्रिटेन, भारत से धन लूट कर जो ब्रिटेन ले जाया जा रहा था उस पर भी रोक लगाई जाए। एंड एंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज एंड पीपल, भारत के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन और लोगों का एक्सप्लॉयटेशन बंद किया जाए। उसके बाद आगे चलकर कांग्रेस पार्टी दो गुटों में टूट जाती है, मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स। मॉडरेट्स यानी कि नरम दल, रेडिकल्स यानी कि गरम दल। मॉडरेट्स में ये सारे लीडर्स थे, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नारोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानाडे और बदरुद्दीन तैयब जी। नरम दल के नेता 3P पॉलिसी को फॉलो करते थे, यानी कि अंग्रेजों के सामने प्रेयर करो, पिटीशन करो और प्रोटेस्ट करो, तुम जो मांग रहे हो वो तुम्हें डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन इनके जो विरोधी थे, इनके जो क्रिटिक्स थे, वो इसको पॉलिटिकल बेगिंग का नाम देते थे। मतलब आप एक तरह से अंग्रेजों से भीख मांग रहे हैं, और हमें उनसे भीख नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि जो हम मांग रहे हैं वो एक्चुअल में हमारा ही है। और इसी वजह से एक दूसरा गुट बन गया था कांग्रेस पार्टी के अंदर ही, और इसके लीडर थे अरबिंदो घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, जिनके नाम हम लोग लाल बाल पाल से याद रख सकते हैं। ये प्रोटेस्ट में बिलीव करते थे, हड़ताल में बिलीव करते थे और स्लोगन्स में बिलीव करते थे। ये अपील करने में बिलीव नहीं करते थे। इन्होंने इंडियन कल्चर और हिंदुइज्म को काफ़ी बढ़ावा दिया। उसके बाद नेशनलिस्ट मूवमेंट को कमज़ोर करने के लिए बंगाल का पार्टीशन करने का प्लान बनाता है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन एक ऑर्डर इशू करता है जुलाई 1905 में कि बंगाल को दो हिस्सों में बांटा जाएगा, ताकि नेशनलिस्ट मूवमेंट को कमज़ोर किया जा सके और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ा जा सके। बंगाल का जो विभाजन है वो धर्म के आधार पर ही किया जाने वाला था। इस दिन को डे ऑफ मॉर्निंग यानी कि शोक का दिवस के रूप में लोगों ने मनाया, और इस दिन को ब्लैक डे भी कहा गया। इसके बाद भी लोग पीछे नहीं हटे और उन्होंने स्वराज की मांग जारी रखी। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल, यानी कि खुद का राज। हम लोग अपने देश में रहते हैं और हम लोग अपने देश पे खुद से शासन करेंगे। इसकी मांग ही अंग्रेजों के सामने रखी जा रही थी, और इसके लिए उन्होंने स्वदेशी अपनाने का कैंपेन स्टार्ट किया कि हम लोग अपने देश का इस्तेमाल ही करेंगे, अपने देश का ही सारा सामान इस्तेमाल करेंगे और ब्रिटिश का कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने नेशनल एजुकेशन को भी बाइकआउट कर दिया, क्योंकि उस समय अंग्रेजी शिक्षा पद्धति भारत में थी। बाल गंगाधर तिलक ने स्लोगन दिया, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे पाकर रहेंगे। कांग्रेस के अंदर रेडिकल ग्रुप्स भी स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे थे, वो भी बाइकआउट रैलीज में पार्टिसिपेट कर रहे थे। गवर्नमेंट सर्विसेज को बाइकआउट करने का, स्कूल कॉलेजेस को बाइकआउट करने की बात करते थे, और जितने भी टाइटल्स अंग्रेजों के द्वारा दिए गए थे उन टाइटल्स को वापस लौटाने की भी बात कर रहे थे। उसके बाद सूरत में एक सेशन होता है कांग्रेस का 1907 में, और इसी सेशन में कांग्रेस दो टुकड़ों में ऑफिशियली बट जाती है। मॉडरेट्स और रेडिकल्स में डिफरेंसेस बढ़ चुके थे, और सूरत सेशन के दौरान ये पार्टी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। मॉडरेट्स के लीडर बने गोखले, फिरोज शाह मेहता, और रेडिकल्स के लीडर बने लाल बाल और पाल। उसके बाद मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है, एक और पार्टी बनती है 1906 में, और इस पार्टी के बनने के कारण नेशनलिस्ट मूवमेंट, हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था, वो कमज़ोर पड़ने लगता है, क्योंकि अंग्रेजों का जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है ये एक तरह से सक्सेसफुल होने लगता है। भारत के हिंदू और मुस्लिम जो कि साथ में मिलकर पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, अब वो अलग अलग हो गए और अपने अपने लिए लड़ने लगे। मुस्लिम लीग के फाउंडर्स का नाम आपको याद रखना है, आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका। इन्हीं दोनों ने ये पार्टी बनाई थी। उसके बाद मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में आता है, जिसमें कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है। मतलब भारत के लोग अपना नेता चुनकर सरकार में भेज पाएंगे और कानून बनाने में वो भी योगदान दे पाएगा। लेकिन इसमें ज़्यादा इंडियंस को शामिल नहीं किया गया, लिमिटेड नंबर ऑफ इंडियंस को इसमें शामिल किया गया, और साथ ही साथ इसमें मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दी गई थी, यानी कि मुस्लिम्स का नेता अलग होगा और उनके लिए मुस्लिम्स अलग से वोटिंग करेंगे। मतलब एक तरह से और डिवाइड एंड रूल को वो लोग इन्फोर्स करने का प्लान बना रहे थे। नेक्स्ट है होम रूल लीग। होम रूल का मतलब होता है कि घर के लोग ही घर पर शासन करेंगे, कोई बाहर वाला शासन नहीं कर सकता। और इस नाम के दो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने थे, एक एनी बेसेंट ने बनाया था 1916 में मद्रास में, और एक बाल गंगाधर तिलक ने बनाया था महाराष्ट्र में। इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस था कि भारत में सेल्फ गवर्नमेंट लाया जाए, यानी कि भारत में स्वयं की सरकार लाई जाए। उसके बाद थैंकफुली लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में। कांग्रेस का अधिवेशन लगभग हर साल होता था, और 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, और इसमें ये डिसाइड किया गया था कि मॉडरेट्स और रेडिकल्स जो कि पहले अलग हो चुके थे,
9 साल के बाद वापस से साथ में मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करेंगे। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग के साथ भी एक पैक्ट साइन किया गया था, जिसमें कि मुस्लिम लीग भी सेल्फ रूल को सपोर्ट कर रही थी। मतलब अल्टीमेटली मॉडरेट्स, रेडिकल्स और मुस्लिम लीग तीनों अंग्रेजों के खिलाफ साथ में आ गए थे। उसके बाद महात्मा गांधी इंडियन पॉलिटिक्स में कदम रखते हैं। महात्मा गांधी सत्याग्रह इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि डिमांड फॉर ट्रुथ। वो नॉन वायलेंट तरीके से भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। वो टॉलरेंस यानी कि सहिष्णुता, ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा, नॉन वायलेंस और सिंपल लिविंग को बढ़ावा देते थे। उन्होंने साबरमती आश्रम बनवाया था गुजरात में, और पहली बार वो पीजेंट्स के सपोर्ट में एक आंदोलन शुरू किए थे जिसको चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। ये 1917 में शुरू किया गया था, और उस समय ये आंदोलन इसीलिए चला था क्योंकि चंपारण में किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। इसी का विरोध करने के लिए गांधी जी किसानों के साथ आए थे। उसके बाद ब्रिटिशर्स एक और रिफॉर्म लेकर आते हैं ताकि इंडियन नेशनल मूवमेंट को रोका जा सके, लेकिन इसमें भी वो अनसक्सेसफुल रहते हैं क्योंकि था ही इतना बकवास चीज़। इसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं। इसमें क्या क्या प्रावधान था, ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट है कि इसमें इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या बढ़ाई गई थी लेजिस्लेचर में, यानी कि भारत से भारतीय लोग जो मंत्री बनकर जाते थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई थी। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इन्होंने डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी अंग्रेजों ने अपने हाथों में रखा था, जैसे कि टैक्स कलेक्शन हो गया, पुलिस हो गया, ये सब अंग्रेजों के कंट्रोल में था। और जो लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, वो भारतीय मिनिस्टर्स के हाथों में था। इस तरह से जो रियल पावर थी वो अभी भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स के कंट्रोल में थी, और इसी कारण से इंडियंस जो थे काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे। अगला है रॉलेट एक्ट 1919। 1919 में ही एक रॉलेट एक्ट भी पास किया गया था ताकि इंडियन नेशनल मूवमेंट को रोका जा सके। अब ये रॉलेट एक्ट क्या था, इसको ब्लैक लॉ भी कहा जाता था, काला कानून भी इसको कहा जाता था। और इस कानून में ऐसा प्रावधान था कि अगर किसी पर भी शक होता है कि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ है तो बिना किसी वारंट के उसको अरेस्ट करके जेल में डाला जा सकता है, बिना किसी ट्रायल के। मतलब कोर्ट भी उसको नहीं ले जाया जाएगा। रॉलेट एक्ट पास हो चुका था, और उसी के बाद होता है जालियांवाला बाग हत्याकांड। डेट था 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन था। और उस समय जालियांवाला बाग में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि रॉलेट एक्ट के कारण डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद जनरल डायर जो है वो फायर करने का ऑर्डर दे देता है। जो अनआर्म्ड क्राउड थी, मतलब किसी के पास हथियार नहीं था, सब बस प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट, उस पर फायर करने का जनरल डायर ऑर्डर दे देता है। जितने भी लोग वहाँ थे, महिला, बच्चे, बूढ़े, सब लोगों को मार दिया जाता है। और उसके बाद पंजाब में मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया जाता है। नेक्स्ट है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये मूवमेंट 1920 से 1922 तक चला था। नॉन कॉपरेशन का मतलब होता है असहयोग, मतलब अब हम लोग अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, किसी भी तरह से उनका मदद नहीं करेंगे, सब कुछ को बाइकआउट कर देंगे। इस आंदोलन को पंजाब में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ही शुरू किया गया था, अंग्रेजों का विरोध करने के लिए। और मुस्लिम्स को भी अपने सपोर्ट में लाया जा सके, इसके लिए गांधी जी ने टर्की में हो रहे खिलाफत मूवमेंट का भी सपोर्ट कर दिया था। इस आंदोलन में सब लोग अपने टाइटल्स वापस लौटा दिए। अंग्रेज लोग टाइटल दिया करते थे, चैप्टर डिस्कशन में हम लोग पढ़े थे। उसके बाद लेजिस्लेचर्स को बाइकआउट कर दिए, स्कूल, कॉलेज, कोर्ट, सबको उन्होंने बाइकआउट कर दिया। और जो विदेशी सामान होता था उसको जलाकर उन्होंने बहिष्कार किया। ये आंदोलन पहले ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन दिसंबर 1920 में जब कांग्रेस का सेशन होता है नागपुर में, तो उस सेशन में इसको रेटिफाइड कर दिया जाता है। मतलब इस आंदोलन को कांग्रेस ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद होता है चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में, और इसी के कारण से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया जाता है। 1922 में एक भीड़ जाती है और पुलिस स्टेशन में आग लगा देती है, चौरी चौरा का जो पुलिस स्टेशन था, और 22 पुलिस वालों को जिंदा जला देती है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो आंदोलन चल रहा था उस पर यहीं के पुलिस वालों ने लाठीचार्ज की थी और फायरिंग भी की थी। इसी से गुस्साए लोगों ने वहाँ का पुलिस स्टेशन ही जला दिया। लेकिन गांधी जी इससे बहुत नाखुश थे और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, क्योंकि अब ये मूवमेंट नॉन वायलेंट कैरेक्टर को खो चुका था, अब ये मूवमेंट वायलेंट हो चुका था। उसके बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास एक नई पार्टी बनाते हैं, स्वराज पार्टी, ताकि लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपनी जगह बनाई जा सके। उस समय किसानों और वर्कर्स ने भी आंदोलन किया था
उसी में से एक इम्पॉर्टेंट आंदोलन हुआ था गुजरात के बारदौली में। इस आंदोलन को लीड कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम लोग लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद साइमन कमीशन को 1927 में अपॉइंट किया जाता है, ताकि ये जो पुराना एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसमें ऐसे चेंजेस लाए जाएं ताकि इंडियंस को पैसिफाई किया जा सके, इंडियंस को शांत किया जा सके और ये नेशनल मूवमेंट रुक जाए। लेकिन इंडियंस ने इसका विरोध किया, साइमन गो बैक के नारे लगाए, क्योंकि इस कमीशन में कोई इंडियन रिप्रेजेंटेटिव था ही नहीं। इंडियन रिप्रेजेंटेटिव होता तब ना बताता कि हमें किस तरह का कानून चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किस तरह का होना चाहिए। कोई इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इसमें नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसका भी विरोध किया। इसी टाइम पीरियड में लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। एक पुलिस वाला लाठी चार्ज कर देता है प्रोटेस्ट के दौरान, उनके सिर पे चोट लग जाती है और ओवर ब्लीडिंग के कारण उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद लाहौर सेशन होता है 1929 में। हम आपको बताए थे कि कांग्रेस की मीटिंग लगभग हर साल हो जाती थी। 1929 में जो मीटिंग हुई थी वो लाहौर में हुई थी और इसके प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे। और वहाँ पर वो पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन पास करते हैं, मतलब अब हमें अपने देश को पूरी तरह से आज़ाद करवा के ही मानना है। और वो डिसाइड करते हैं कि आने वाले 26 जनवरी 1930 को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। भले ही उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन ये एक सिंबॉलिक मूव था कि हम अब इंडिपेंडेंस डे अपना मनाएंगे। उसके बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट होता है, ये 1930 से 1934 तक चला था। अब देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट सुनने में लगता है कि दोनों तो एक ही तरह का आंदोलन है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में केवल कॉपरेट नहीं करना था, मतलब हम उनके स्कूल नहीं जाएंगे, उनके लेजिस्लेचर में नहीं जाएंगे, उनका बाइकआउट करेंगे, इस तरह से हम बस उनके साथ नहीं रहेंगे, इस तरह का वो आंदोलन था। लेकिन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का मतलब ये हुआ कि हम उनके कानून को भी तोड़ेंगे। मतलब एक तो उनका साथ नहीं देंगे वो तो ठीक है, लेकिन अब हम उनके बनाए गए लॉस को भी तोड़ेंगे। और यही लॉ तोड़ा गया था दांडी मार्च के दौरान। इसकी शुरुआत होती है दांडी मार्च के साथ 12 मार्च 1930 को। और सॉल्ट लॉ उस समय एक था, मतलब नमक कानून था। कानून ये कहता था कि इंडियंस अपना नमक खुद से नहीं बना सकते हैं, अंग्रेज जो नमक बनाकर पैक करके बेचते थे उसी को खरीद कर इंडियंस को यूज़ करना पड़ेगा। अगर इंडियंस अपना नमक बनाएंगे तो उनको जेल में भर दिया जाएगा। गांधी जी 78 सपोर्टर्स के साथ मार्च करते हैं साबरमती आश्रम से दांडी की तरफ। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को अब्दुल गफ्फार खान भारत के नॉर्थ वेस्ट में लीड कर रहे थे, इसीलिए उनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, जिसमें कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को खत्म करने की कोशिश अंग्रेज लोग करते हैं। 1930 और 1931 में ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं और दोनों कॉन्फ्रेंस में डोमिनियन स्टेट की जो मांग थी उसको अंग्रेज रिजेक्ट कर देते हैं कि हम भारत को डोमिनियन स्टेट स्टेटस नहीं देंगे, भारत को आज़ाद नहीं करेंगे। और उसके बाद ये जो मूवमेंट है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, कोई अननोन रीजन से 1934 में ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स फॉर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। भारत को आज़ाद करने के लिए कुछ ऐसे भी आंदोलन हुए थे जो कि बहुत बड़े चेंज लेकर आए थे। जैसे कि एक हुआ था काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, जिसमें कि क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के ट्रेन को ही लूट लिया था, जिसपे पैसे लेकर जाए जा रहे थे और वो पैसे इसीलिए लूटे गए थे ताकि वेपन्स खरीदे जा सकें। एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनी थी, हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में HSRA कहते हैं। HSRA बना था कानपुर में बाई भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और दूसरे लीडर्स भी उनके साथ थे। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बिंग। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त लेजिस्लेटिव असेंबली में घुसते हैं और बॉम्बिंग करते हैं ताकि प्रोटेस्ट किया जा सके ब्रिटिश पॉलिसी के अगेंस्ट में। और ये बॉम्बिंग किसी को मारने के लिए नहीं किया गया था, ये बॉम्बिंग केवल प्रोटेस्ट के रूप में किया गया था। वो जो बॉम्ब था बिल्कुल हार्मफुल था, केवल वो आवाज़ क्रिएट किया था, किसी को नुकसान पहुंचाने लायक वो बॉम्ब नहीं था। उसके कारण ही बस भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को हैंग कर दिया जाता है 1931 में। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें कि प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी जाती है कि आप अपने मन से अपने प्रांत को चला सकते हैं। एक फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश किया जाता है। फेडरल कोर्ट यानी कि जो अलग अलग लेवल्स पे काम करती है, जैसे कि हमारे देश में अभी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, कुछ उसी तरह से। और कोर्ट भी हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करता है। सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, तो उसी तरह का कुछ उस समय सिस्टम बनाया गया। उसके बाद समय आता है 1942 का और क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है। इसको 8 अगस्त 1942 में लॉन्च किया गया था क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद। क्रिप्स मिशन का कहना था कि उस समय जो वर्ल्ड वार 2 चल रहा था उसमें इंडिया अंग्रेजों की मदद करे और जब वार खत्म हो जाएगा तो अंग्रेज इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको नहीं मानी। उनका मानना था
कि अगर हम अभी इंडिपेंडेंस नहीं लिए तो बाद में फिर मिलने वाला है नहीं। इस तरह से क्रिप्स मिशन जो था वो फेल हो गया। गांधी जी ने मंत्र दिया डू और डाई, यानी कि करो या मरो। अभी अगर तुम नहीं करोगे तो बाद में मरोगे। मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स वर अरेस्टेड इमीडिएटली, और इसमें बहुत सारे जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे उनको अरेस्ट भी कर लिया गया था। उधर सुभाष चंद्र बोस अपनी आर्मी बना रहे थे, इंडियन नेशनल आर्मी INA। इनका मकसद ये था कि अगर हम आर्मी को ही अंग्रेजों के विरोध में कर दे तो अंग्रेजों को आसानी से भगाया जा सकता है, क्योंकि अंग्रेज जो भी कर रहे थे आर्मी के कारण ही कर रहे थे, क्योंकि आर्मी उनके कंट्रोल में था। इन्होंने एक फेमस स्लोगन दिया था, यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सबसे अंतिम टॉपिक है टुवार्ड्स इंडिपेंडेंस। इसमें बताया गया है कि एक कैबिनेट मिशन भेजा जाता है ब्रिटेन से इंडिया 1946 में। दे प्रपोज्ड एन इंटरीम गवर्नमेंट, एक इंटरीम गवर्नमेंट बनाई जाए जब तक भारत का अपना सरकार नहीं बन जाता, और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए जो कि भारत का संविधान लिखने की तैयारी करेगा, भारत का संविधान लिखेगा। और माउंटबेटन प्लान क्या था? प्रेजेंटेड द डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस इन 1947। माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग इंडिया को 2 हिस्सों में बांटना था आज़ादी के बाद, भारत और पाकिस्तान, और उसके बाद फाइनली भारत को आज़ादी मिल जाती है 1947 में। फाइनली हमने इस चैप्टर को पूरा रिवाइज कर लिया। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए। फ्लिपकार्ट का लिंक आपको मिल जाएगा जहाँ से आप बुक को परचेज कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको और भी चैप्टर्स के वीडियोस मिल जाएंगे, और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।